Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is what is personality and measuring personality. बेसिकली ये चैप्टर नंबर 5 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू। और आज हम स्टडी करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है और पर्सनैलिटी को किस तरह से हम मैयर कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी उर्दू में शख्सियत कहते हैं। वी ऑल हैव वन, हम सब की अपनी एक पर्सनैलिटी है, शख्सियत है। सम ऑफ अस आर क्वाइट एंड पैसिव, कुछ हम में से होते हैं वो खामोश शख्सियत के होते हैं, कुछ हम में से पैसिव होते हैं, एक्सेप्टिंग नेचर की शख्सियत होती है। अदर आर लाउड एंड एग्रेसिव, कुछ होते हैं जो लाउड होते हैं, बुलंद आवाज़ के होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, जारहाना होते हैं। When we describe people using terms such as quiet, passive, loud, aggressive, ambitious, extroverted, loyal, tense और sociable, we are describing their personality। जब भी हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं ये टर्म यूज़ करते हुए, जैसे कि क्वाइट, खामोश, पैसिव, एक्सेप्टिव नेचर, लाउड ऊंचा या बुलंद आवाज़ वाले, एग्रेसिव जारहाना, एम्बिशियस डिमांडिंग, एक्स्ट्रोवर्टेड आउटगोइंग या सोशल लोग होते हैं, लॉयल ट्रस्टवर्दी या वफादार, टेंस परेशान वाले और सोशल मेल जो रखने वाले, हम उनकी पर्सनैलिटी शख्सियत को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी शख्स को इन टर्म्स से बुलाते हैं तो बेसिकली हम उसकी पर्सनैलिटी शख्सियत बता रहे होते हैं। एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज़ अ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ emotions, thoughts and behavioral pattern that affect how a person react to situation and interact with other। An individual personality, जो भी किसी शख्स की पर्सनैलिटी या शख्सियत है, बेसिकली वो एक यूनिक कम्बिनेशन है, मुनफरिद कम्बिनेशन है उसकी इमोशंस का, जज्बात का, उसकी थॉट्स ख्यालात का एंड बिहेवियरल पैटर्न और बर्ताव के पैटर्न का, तरीक़ेकार का, जो असरअंदाज होते हैं कि वो डिफरेंट सिचुएशन में या लोगों से मेल जोल करते वक्त किस तरह से बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा। इसको हम कह देते हैं पर्सनैलिटी। डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ इमोशन, या यूनिक कह सकते हैं या डिफरेंट कह सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमारे पास है मैयरिंग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को किस तरह से मैयर या उसकी पैमाइश कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न मैनेजर्स नीड टू नो हाउ टू मैयर पर्सनैलिटी इज़ दैट रिसर्च हैज़ शोन पर्सनैलिटी टेस्ट आर यूजफुल इन हायरिंग डिसीजन एंड हेल्प मैनेजर फोरकास्ट हु इज़ बेस्ट फॉर द जॉब। बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से मैनेजर जानना चाहते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी है या वो मैयर करना चाहते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी है। रिसर्च ये दिखाती है कि जब हम किसी की पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं तो ये बहुत यूज़फुल होता है हायरिंग डिसीजन के वक्त। मीन्स जब किसी एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा हो तो उसकी पर्सनैलिटी को जानने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड हेल्प मैनेजर फोरकास्ट हु इज़ बेस्ट फॉर द जॉब। जब हमें किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पता होगा तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो जॉब के लिए ठीक है या इस जॉब के लिए ठीक नहीं है। द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ मैयरिंग पर्सनैलिटी इज़ थ्रू सेल्फ रिपोर्ट सर्वेज। जो एक कॉमन तरीक़ेकार है पर्सनैलिटी को मैयर करने का, पैमाइश करने का, वो है सेल्फ रिपोर्ट सर्वे के एक अपने आप की रिपोर्ट पर सर्वे करें। आपको एक रिपोर्ट दी जाएगी और आप खुद ही अपने बारे में उसमें चीज़ें लिख रहे होंगे और अपनी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर रहे होंगे। विद विच इंडिविजुअल्स इवेल्युएट देमसेल्फ ऑन द सीरीज़ ऑफ फैक्टर, जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, अफराद हैं, वो अपने आप का ही तज्ज़िया या जायज़ा कर रहे होंगे मुख्तलिफ सीरीज़ ऑफ फैक्टर्स के ऊपर, अनासिर के ऊपर। सच है जैसे कि आई वरी अलॉट अबाउट द फ्यूचर, कि फ़्यूचर के बारे में उनका क्या ख्याल है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है। तो सेल्फ रिपोर्ट मैयर वर्क वेल व्हेन वेल कंस्ट्रक्टेड। सेल्फ रिपोर्ट जो है ये तब भी बेहतरीन तरीके से पर्सनैलिटी को मैयर करेगी अगर ये अच्छे तरीके से बनाई जाएगी। वन वीकनेस इज़ दैट द रिस्पोंडेंट माइट लाई। एक इसकी कमज़ोरी ये है कि जो रिस्पोंडेंट है जिसके बारे में या जिसकी पर्सनैलिटी को हम मैयर कर रहे हैं वो अपने बारे में झूठ भी कह सकता है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। और प्रैक्टिस इम्प्रेशन मैनेजमेंट टू क्रिएट गुड इम्प्रेशन, और वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट कर सकता है। मीन्स के वो अब किसी के सामने अपना अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए झूठी बातें कर सकता है और अपना अच्छा इम्प्रेशन जमा सकता है कि उसको पता है कि मुझे इस पे परखा जाएगा, तो वो अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए अपनी अच्छी बातें बताना शुरू कर देगा। तो एक तो झूठ भी बोल सकता है, दूसरा अपनी पर्सनैलिटी को वो
सही गलत तरीके से भी आपको यानी कि झूठ बोल के भी जाहिर कर सकता है कि मैं तो इस तरह का हूँ इस तरह का हूँ, ताकि आपका इंप्रेशन जो है उसके बारे में वो पॉजिटिव क्रिएट हो। ये कुछ वीकनेस उसके अंदर हैं पड़ी। नेक्स्ट हमारे पास है जो तरीका माइनिंग पर्सनैलिटी का, वो है ऑब्जर्वर रेटिंग, कि कोई और होगा जो कि इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करेगा, उसका मुशाहिदा करेगा। ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वे प्रोवाइड है इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, कि एक और शख्स जो है वो सर्वे करेगा किसी भी रिस्पोंडेंट के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। हेयर अ को वर्कर और एन अदर ऑब्जर्वर डज द रेटिंग। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉई या इंडिविजुअल उसका जो को वर्कर होगा या कोई भी और शख्स हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, वो करेगा रेटिंग, ठीक है, अपने एम्प्लॉय की। सम टाइम विद द सब्जेक्ट नॉलेज एंड सम टाइम नॉट। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल को पता होगा कि मेरी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा रहा है, और सम टाइम ऐसा होगा उसको पता भी नहीं होगा और उसकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जा रहा होगा। तो द रिजल्ट ऑफ सेल्फ रिपोर्ट सर्वे एंड ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वेज आर स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड। जबकि सेल्फ रिपोर्ट सर्वे और ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वे दोनों के जो रिज़ल्ट है वो आपस में कोरिलेटेड में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। रिसर्चर्स सजेस्ट ऑब्जर्व रेटिंग सर्वे आर बेटर प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस ऑन द जॉब। अब देखिए रिसर्चर्स का जो कहना है ऑब्जर्व रेटिंग सर्वे है, जिसमें कोई दूसरा शख्स जो होता है, अनदर पर्सन जो होता है, वो टेस्ट कर रहा होता है या ऑब्जर्व कर रहा होता है किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, वो बेटर प्रिडिक्टर होता है कि कौन जॉब में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। मीन्स कि वो बेहतर तरीके से बता पाएगा कि ये इंडिविजुअल इस जॉब के लिए ठीक है, यानी ना कि वो खुद अपने बारे में रिपोर्ट करे, सेल्फ सर्वे करे वो अपना। उससे बेहतर है कि कोई दूसरा उसकी पर्सनैलिटी को मेजर कर ले। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, पर्सनैलिटी एंड मेजरिंग पर्सनैलिटी। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is personality determinants और factor affecting personality। हम वो अनासिर देखेंगे जो कि हमारी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होते हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का चैप्टर नंबर 5 है, पर्सनैलिटीज़ एंड वैल्यू। तो हम टॉपिक देखते हैं पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स। एन अर्ली डिबेट इन पर्सनैलिटी रिसर्च सेंटर ऑन वेदर एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी वाज द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी और ऑफ एनवायरनमेंट। जो अर्ली डिबेट थी इन पर्सनैलिटी रिसर्च, शख्सियत की रिसर्च के ऊपर, वो सेंटर करती थी वेदर के क्या इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वह द रिज़ल्ट ऑफ हेरिडिटी, क्या वो विरासत से आती है यानी कि उसके पेरेंट्स के जीन से आती है, और ऑफ एनवायरनमेंट या वो माहौल जिसमें वो रह रहा होता है। इट्स अपेयर टू बी अ रिज़ल्ट ऑफ बोथ। लेकिन रिसर्च से वाज़ह ये हुआ है कि दोनों ही नताइज होते हैं या दोनों ही रिज़ल्ट होते हैं इंसान की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए। However, it might surprise you that research tend to support the importance of heredity over the environment। लेकिन आपको ये रिसर्च जो है ये सरप्राइज़ करती है, और रिसर्च जो है वो ज़्यादातर सपोर्ट करती है इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी को एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट इंसान की पर्सनैलिटी बनाने में। कि जो जितनी भी रिसर्च की गई हैं वो ज़्यादातर हेरिडिटी विरासत को सपोर्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के अंदर। तो हम देख लेते हैं हेरिडिटी। The passing on of physical or mental characteristic genetically relating to origin from one generation to another। हेरिडिटी होती क्या है? उर्दू में इसको विरासत कहते हैं कि पासिंग ऑन होना हमारी फ़िज़िकल और मेंटल खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं, विरासत कहते हैं। आगे चलते हैं। हेरिडिटी कंटिन्यू हो रहा है। Physical stature, facial attractiveness, temperament, muscles composition and reflexes, energy level and biological rhythms are generally considered to be either completely or substantially influenced by who your parents are। फिज़िकल स्टेचर जो हमारा फिज़िकल कद है, जिस्मानी कद है, फेशियल एट्रैक्टिवनेस हमारे चेहरे की जो बनावट है, टेम्परामेंट हमारा मिजाज, मसल कंपोजिशन और रिफ्लेक्सेस हमारे पट्ठों की जो कंपोजिशन है और हमारी रिफ्लेक्सेस हैं, हमारी एनर्जी लेवल, हमारा बायोलॉजिकल रिदम जो हमारी बॉडी के अंदर है, वो कंसीडर किया जाता है क्या वो या तो वो मुकम्मल तौर पे या काफ़ी हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे पेरेंट्स से। मीन्स के हमारा फेस है, हमारी बॉडी की बनावट जो है, हमारा कद काठी जो है, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे पेरेंट्स से कि हमारे पेरेंट्स कौन हैं। डैट इज़ by their biological,
फिजियोलॉजिकल एंड इनहेरेंट साइकोलॉजिकल मेकअप, जो कि हमें उनकी बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और उनके साइकोलॉजिकल मेकअप से इनहेरिटेंट होते हैं, विरासत में मिलते हैं। मीन्स के वो जिस्मानी तौर पे उनके ऑर्गन्स कैसे हैं और वो दिमागी तौर पे कैसे हैं, हमारे अंदर वही खसूसियात उन्हीं के ज़रिए हम तक पहुँचती हैं। The heredity approach argues that the ultimate explanation of an individual personality is the molecular structure of the gene, the basic unit of heredity passed from parents to a child. अब हेरिडिटी अप्रोच यही आर्गू करती है कि जो अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन है इंसान की पर्सनैलिटी पे, बेसिकली वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि उसके जीन्स उसके पेरेंट्स से उसको मिले हैं, उसी का ढांचा जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी बन जाती है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। ट्विन स्टडीज़, एक स्टडी की गई है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेगी कि पर्सनैलिटी के फैक्टर कौन से होते हैं। रिसर्चर्स इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज हैव स्टडीड थाउजेंड्स ऑफ सेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स हु वर सेपरेटेड एट बर्थ एंड रेयर्ड सेपरेटली। बहुत सारी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर रिसर्चर ने स्टडी की है जहाँ पे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में आइडेंटिकल जो ट्विन्स हैं, एक जैसे जो ट्विन्स हैं, उनको सेपरेटेड जो पैदा हुए, उनको पैदा होते सेपरेट कर दिया गया और डिफरेंटली जगहों पे उनको रेस किया गया। ठीक है, फिर उन पे स्टडी की गई कि उन दोनों की पर्सनैलिटी क्या है या कैसी है। वन सेट ऑफ ट्विन्स सेपरेटेड फॉर 39 ईयर्स एंड रेस 45 माइल्स अपार्ट वी आर फाउंड टू ड्राइव द सेम मॉडल एंड कलर कार। एक ट्विन्स का सेट है जिनको 39 ईयर्स तक सेपरेट दोनों को रेस किया गया, पाला गया। ठीक है, 45 माइल्स एक दूसरे से दूर रहते थे, लेकिन फाइंड किया गया कि वो एक ही कलर की कार और एक ही जो कार का मॉडल है वो भी सेम है, वही वो ड्राइव करते हैं। दे चेन स्मोक द सेम ब्रांड ऑफ सिगरेट, वो जो स्मोकिंग करते हैं वो जो सिगरेट का ब्रांड है वो भी सेम है। ऑन डॉग विद द सेम नेम, रेगुलर वेकेशन विद इन 3 ब्लॉक ऑफ ईच अदर इन द बीच कम्युनिटी। उनके पास जो डॉग है, यानी कि दोनों ट्विन्स के पास जो डॉग है, जो सेपरेटली पाले गए हैं, उनको रेस किया गया है, दे बोथ हैव अ डॉग, दोनों के पास डॉग है और उनका नेम भी सेम है। ठीक है, और उनकी जो रेगुलर वेकेशंस है वो कुछ ही फासले पे दूसरे के साथ होती है। वो जगह कौन सी होती है? बीच होती है। ठीक है, अब यही वो कम्युनिटी 50,000 माइल्स अवे, 1500 यानी कि 1500 माइल्स अवे बीच पे वो जाके वेकेशंस करते हैं, ये भी सेम है। ठीक है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट जेनेटिक्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ द पर्सनैलिटी सिमिलैरिटीज बिटवीन ट्विन्स and more than 30% of the similarities occupational and leisure interest। अब रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो जेनेटिक है वो अकाउंट करता है 50% पर्सनैलिटी, इंसान की शख्सियत कैसी है उस पर 50% असर करता है, और 30% असर करता है कि उनकी ऑक्यूपेशनल सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी, उनका पेशा क्या होगा। ठीक है, और वो अपना लीजर इंटरेस्ट जो है, फारिग टाइम वो कैसे गुजारते हैं, 30% उस पर भी असरअंदाज होता है। मीन्स के जो हमें वरासत मिलती है उससे हमारी 50% पर्सनैलिटी बनती है, और 30% हमारा पेशा क्या होगा और हमारा जो फ्री टाइम में इंटरेस्ट है उस पर भी असरअंदाज होता है। ये ट्विन स्टडी से हमें पता चलता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि माहौल तो असरअंदाज होता ही है, लेकिन हेरिडिटी जो है, विरासत जो है, वो पर्सनैलिटी पे ज़्यादा असरअंदाज होती है। जैसे कि हमने ट्विन स्टडी देखा कि 2 बच्चे जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे, अपने पेरेंट्स से पैदा हुए, उनको सेपरेट करके आलमोस्ट 45 माइल्स अपार्ट दोनों को रेस किया गया, बट उनकी हैबिट्स, उनकी आदतें, उनकी शख्सियत, उनकी वेकेशंस, वो सब कुछ सिमिलर थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पर्सनैलिटी के ऊपर हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is the Myers-Briggs type indicator। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 5 पर्सनैलिटी एंड वैल्यू का टॉपिक है, और हमारा टॉपिक है द मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जो इज़ाबेल मायर ने वर्ल्ड वार 2 में यूज़ किया था अपनी नर्सिस की पर्सनैलिटी को जांचने के लिए। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। द मायर्स-ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर। Over the years, researchers have attempted to identify those traits that best describe personality।
सालों भर रिसर्चर्स ने बहुत सारी रिसर्च की हैं ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी ट्रेड्स हैं, करैक्टरिस्टिक या खसूसियात हैं जो बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करती हैं, बयान करती हैं पर्सनालिटी को, इंसान की शख्सियत को। कौन सी खसूसियात इंसान की शख्सियत बनाती हैं या उस पर असरअंदाज होती हैं, उनको जांचने के लिए रिसर्चर ने सालों भर रिसर्च की हैं। द टू मोस्ट वेल नोन अप्रोचेज़ आर, जो बहुत दो अहम अप्रोचेज़ हैं, नुक्ता नज़र हैं पर्सनैलिटी के करैक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, वो हैं द मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर MBTI एंड द बिग 5 मॉडल। हम आज द मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर देखते हैं, वो क्या होता है। द MBIT, द मायर ब्रिग टाइप्स इंडिकेटर। Isabel Myers developed the MBTI during the Second World War to facilitate better working relationships between healthcare professionals, particular nurses. इजाबिल मायर्स ने MBTI जो है द मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर जो डेवलप किया था सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर, ताकि फैसिलिटेट कर सके बेटर वर्किंग रिलेशनशिप के सहूलत बख्शे वर्किंग रिलेशनशिप के बीच में अच्छी तरीके से बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जितने भी हेल्थ केयर पेशा वराना लोग थे उनके बीच में, पर्टिकुलर नर्सिस, ख़ास तौर पे जो नर्सिस थी उनके ताल्लुकात जो हैं अपने काम के साथ और लोगों के साथ बेहतर तरीके से हो सके, उसके लिए ये जो है द मायर ब्रिग टाइप इंडिकेटर जो है टेस्ट उसने डेवलप किया था। इंडिविजुअल्स आर क्लासीफाई इन 4 कैटेगरीज। इंडिविजुअल को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है एक्स्ट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, E और I। सेकंड है सेंसिंग और इंट्यूशन, S और N। थर्ड है हमारे पास थिंकिंग और फीलिंग, T और F। और फाइनली हमारे पास है जजिंग और परसीविंग, J और P। इन टर्म्स को हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि उसके बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। ठीक है, इंडिविजुअल शोइंग अ प्रेफरेंस फॉर एक्स्ट्रोवर्जन आर आउटगोइंग, सोशल एंड असर्टिव, कॉन्फिडेंट। जो इंडिविजुअल तरजीह देते हैं, प्रेफर करते हैं एक्स्ट्रावर्जन को, उनकी खसूसियत क्या होती हैं, बेसिकली वो आउटगोइंग होते हैं, मेल मिलाप रखने वाले, घूमने फिरने वाले, दोस्त बनाने वाले, सोशल समाजी होते हैं, समाज में सबके साथ मिलजुलते हैं, एंड असर्टिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। दे नीड अ वर्क इन्वायरमेंट दैट वेरीड एंड एक्शन ओरिएंटेड। इनको वर्क इन्वायरमेंट चाहिए, ऐसा काम का माहौल चाहिए जो डाइवर्सिफाई हो, वेरीड हो, मुख्तलिफ लोग हों, मुख्तलिफ टाइप का वर्क हो और एक्शन ओरिएंटेड हो, उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। ठीक है, इस तरह के काम को ये लोग पसंद करते हैं। डेट लेस देम बी विद अदर, इनको दूसरों के साथ रहने में बड़ा मज़ा आता है, इनको दूसरों के साथ मेल जोल करने में बहुत मज़ा आता है, तो इनको दूसरों के साथ रहने दिया जाए। एंड डेट गिव्स देम अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, और ये इनको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा जो है बहुत सारा वो फराहम करता है। तो ये जो एक्स्ट्रावर्जन जो लोग होते हैं, पर्सनैलिटी टाइप के लोग होते हैं, ये आउटगोइंग होते हैं, सोशल होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, इनको डाइवर्सिफाई काम बड़ा पसंद होता है, लोगों से मिलना जुलना बड़ा पसंद होता है, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है। और इनके ऑपोजिट हमारे पास है इंट्रोवर्जन। ठीक है, इंडिविजुअल शोइंग अ प्रेफरेंस फॉर इंट्रोवर्जन आर क्वाइट एंड शाय। जो इंट्रोवर्जन की पर्सनैलिटी के लोग हैं ये क्वाइट होते हैं, खामोश पसंद होते हैं और शायद शर्मीले टाइप के होते हैं, मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। जैसे कि हमारे यहाँ पे रिश्तेदारों से कुछ लोग मिलना पसंद नहीं करते, आते हैं अगर रिश्तेदार घर आ जाएं तो कमरे में ही बैठ रहते हैं कि हमें उनसे नहीं मिलना, तो ये क्वाइट और शाय टाइप के लोग होते हैं। दे फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेफर अ वर्क इन्वायरमेंट दैट इज़ क्वाइट एंड कॉन्सनट्रेटेड एंड लेट्स देम बी अलोन। ये ऐसा काम करना पसंद करते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं जो कि क्वाइट हो। ठीक है, जहाँ पे खामोशी से काम किया जाए, कॉन्सनट्रेटेड, सिर्फ काम की तरफ कॉन्सनट्रेट किया जाए, और वो काम ऐसा हो जो इनको अलोन रखे, यानी कि दूसरों के साथ मेल जोल ना करना पड़े, अपनी एक लैब हो उसमें बैठ के वो काम करें कि जिससे बात ना करनी हो, इस तरह का काम करना इंट्रोवर्जन पर्सनैलिटी के लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है सेंसिंग वर्सेज इंट्यूशन। सेंसिंग उर्दू में अगर आप लिखेंगे तो एहसास करने वाले, ठीक है, हर चीज़ को एहसास करके रूटीन में लेके चलने वाले टाइप के जो लोग होते हैं वो सेंसिंग में हमारे पास आ जाते हैं। और इंट्यूशन अपने अनकॉन्शियस माइंड की सुनने वाले जो लोग होते हैं वो इंट्यूशन में आ जाते हैं। तो हम सेंसिंग देख लेते हैं। सेंसिंग टाइप्स आर प्रैक्टिकल एंड प्रेफर रूटीन एंड ऑर्डर। सेंसिंग टाइप जो लोग होते हैं, पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं, इनको यानी कि प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल वर्क। ये रूटीन और ऑर्डर को पसंद करते हैं, एक तरतीब होनी चाहिए चीज़ों की और एक रूटीन होनी चाहिए कि इस तरह से काम करना है, उन्हीं काम को ये ज़्यादा पसंद करते हैं। दे डिसलाइक न्यू प्रॉब्लम अनलेस देयर आर स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व दैम। ये नए किस्म की जो प्रॉब्लम या मसाइल पैदा होते हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, अगर उनके एक स्टैंडर्ड रूल बना हुआ है, उनको सॉल्व करने का एक तरीका कार पहले से मौजूद है कि कैसे सॉल्व करना है, तब वो कर लेंगे, अदरवाइज उनको न्यू प्रॉब्लम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
दे हैव हाई नीड फॉर क्लोजर, इनको काम जल्दी ख़त्म करने की यानी कि शट डाउन करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। शो पेशेंस विद रूटीन डिटेल, जो रूटीन की डिटेल होगी उसके साथ ये पेशेंस दिखाएंगे, उसके साथ सब्र कर लेंगे, लेकिन कोई डिफरेंट चीज़ आ जाए उसके साथ इनसे सब्र नहीं होता। एंड टेंड टू बी गुड एट प्रिसाइज वर्क, और ये उस काम के साथ अच्छे होते हैं जो डिटेल में इनको बताया जाए, ठीक है, प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो, डिटेल में हो, जो काम इनको पता हो, ये उसी काम के साथ ये ठीक रहते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाते हैं इंट्यूशन पर्सनैलिटी वाले। ऑन द अदर हैंड इंट्यूशन टाइप्स रिलाई ऑन कॉन्शियस प्रोसेस एंड लुक एट द बिग पिक्चर। दूसरी तरफ हमारे पास इंट्यूशन टाइप पर्सनैलिटी है जो बेसिकली इनकॉन्शियस माइंड, जो उनके अनकॉन्शियस दिमाग के अंदर चल रहा है, यानी कि जो उनकी इंट्यूशंस हैं, जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो प्रोसेस चल रहा होता है उसकी बुनियाद पे करते हैं। सिक्स सेंस कह लें कि इनको इल्हाम होते हैं, ठीक है, और उस बुनियाद पे ये काम कर रहे होते हैं। ये बड़ी पिक्चर को देखते हैं, ठीक है, बड़ी तस्वीर को देखते हैं। दीज आर इंडिविजुअल हु लाइक सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम, इनको नए प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा पसंद होता है। मीन्स के ये रूटीन के काम नहीं चाहते, ये चैलेंजिंग वर्क करना पसंद करते हैं। डिसलाइक डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एक ही काम बार बार करना पसंद नहीं होता। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं जो बस एक ही काम करते हैं, ज़िंदगी भर वही काम करते रहते हैं, नया काम करने का दिल नहीं करता। ये उससे उल्ट होते हैं, इनको सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन करना पसंद नहीं होता, ठीक है। जंप टू द कंक्लूजन, जल्दी से नतीजे की तरफ पहुंचना पसंद करते हैं। आर इम्पेशेंट विद रूटीन डिटेल, और रूटीन डिटेल जो है उसके साथ बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं, इनको रूटीन वाले काम ज़्यादा डिटेल सुनने का शौक नहीं होता, ठीक है। एंड डिसलाइक टेकिंग टाइम फॉर प्रिसीशन, और ज़्यादा टाइम नहीं लेते चीज़ों को समझने के लिए, बस जल्दी से करने का शौक होता है। वही बात है कि ये अपने इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं तो डिटेल की तरफ नहीं जाते, ठीक है, मेजरमेंट्स वगैरह करने की खास जरूरत नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है तो मैं ये कर रहा हूँ। ये इस टाइप के लोग होते हैं। नेक्स्ट वी हैव थिंकिंग इन वर्सेस फीलिंग, सोच समझ के करने वाले और एहसास की बुनियाद पे काम करने वाले। थिंकिंग टाइप्स यूज रीजन एंड लॉजिक टू हैंडल प्रॉब्लम, जो थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये रीजन, वजह और लॉजिक ढूंढते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, ठीक है, कि वजह क्या है और लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये उसको ढूंढते हैं। दे आर अनइमोशनल एंड अनइंटरेस्टेड इन पीपल फीलिंग, ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते, गैर जज्बाती लोग होते हैं, और लोगों के साथ इनको कुछ ज़्यादा खास लगाव भी नहीं होता। अनइंटरेस्टेड इन पीपल्स फीलिंग, लाइक एनालिसिस एंड पुटिंग थिंग इनटू लॉजिकल ऑर्डर, इनको एनालिसिस, तजुर्बा और तजिया करने का बहुत शौक होता है और चीज़ों को लॉजिकल ऑर्डर यानी कि तरतीब में देते हैं। ये मे सीम हार्ड हेटेड एंड टेंड टू रिलेट वेल ओनली टू देयर थिंकिंग टाइप्स, ये हार्ड हार्टेड होते हैं, लोग समझते हैं कि ये पत्थर दिल के हैं, ठीक है, किसी का एहसास नहीं करते, और ये जो है अपने टाइप के लोगों के साथ ही रिलेट करना पसंद करते हैं, जो कि लॉजिकल रीजंस के साथ बात करें, विदाउट लॉजिक जो बात करते हैं उनके साथ इनकी नहीं बनती। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं फीलिंग। फीलिंग टाइप्स रिलाई ऑन देयर पर्सनल वैल्यूज एंड इमोशन, इनके जो पर्सनल यानी कि आप कह सकते हैं ज़ाती इक़्तिदार या इक़्तिदार जो होता है, वैल्यूज़, जिन चीज़ को ये प्रेफर करते हैं, जो चीज़ इनके लिए इंपॉर्टेंस है, और ये अपने एहसास और जज्बात को ज़्यादा उस पर ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है। दे अवेयर ऑफ अदर पीपल एंड देयर फीलिंग, इनको दूसरों लोगों के एहसास और अपने फीलिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। लाइक हारमोनी नीड ओकेजनल प्रेस, डिसलाइक टेलिंग पीपल अनप्लीजेंट थिंग, इनको हारमोनी पसंद है, ओकेजनल इनको तारीफ़ भी पसंद है कि वक्त के साथ साथ तारीफ़ की जाए, अपनी भी और अपने अंडर काम करने वालों की। इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि लोगों को ऐसी बातें बताई जाएं या ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो नाखुशगवार हों, ठीक है। डिसलाइक टेलिंग पीपल अनप्लेजेंट थिंग, जो नाखुशगवार चीज़ें हैं लोगों को बताना ये पसंद नहीं करते। टेंड टू बी सिंपैथेटिक एंड रिलेट वेल टू मोस्ट पीपल, ये सिंपैथी करने वाले लोग होते हैं, दूसरों के जज्बात को समझते हैं और ये दूसरों के साथ अच्छी तरीके से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फीलिंग करने वाले लोग हैं और अपने इमोशंस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, जिस तरह जज्बात जिस तरफ ले जाएं उस तरह चल पड़ते हैं, लॉजिकल रिलेट नहीं होते, ठीक है। ये तो हमारे पास थिंकिंग वर्सेस फीलिंग हो गई। लास्ट हमारे पास आ जाता है जजिंग वर्सेस परसीविंग। जजिंग टाइप वांट कंट्रोल एंड प्रेफर देयर वर्ल्ड टू बी ऑर्डर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। जजिंग टाइप पर्सनैलिटी के लोग जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, प्रेफर करते हैं अपनी दुनिया को कि वो तरतीब में हो और उनका ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ठीक हो। दे आर गुड प्लानर, डिसाइसिव, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, पर्पसफुल एंड एग्जैक्टिंग टफ। ये गुड प्लानर होते हैं, जजिंग करने वाले बहुत सोच समझ के मनसूबाबंदी करते हैं, डिसाइसिव स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, पर्पसफुल इनकी ज़िंदगी में मकसद होते हैं, और टफ लोग होते हैं। They focus on completing a task, make decision quickly and want only the information necessary to get the task done.
दे फोकस ऑन कंप्लीटिंग टास्क, इनको काम मुकम्मल करने की पड़ी होती है, जल्दी से डिसीजन करते हैं और इनको जस्ट वही इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि काम करने के लिए ज़रूरी हो, बाकी इन्फॉर्मेशन को ये इग्नोर करना पसंद करते हैं क्योंकि इनको टास्क जल्दी से कंप्लीट करने की पड़ी होती है। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं परसीविंग टाइप्स आर फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं, ठीक है, वक्त को डिले भी कर देंगे, दूसरों की सुन भी लेंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि चीज़ों को स्पेसिफिक किया जाए, ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। और स्पॉन्टेनियस होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, रिलैक्स टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। दे आर क्यूरियस, अडेप्टेबल एंड टॉलरेंट। ये चीज़ों के बारे में तजस्सुस रखते हैं, क्यूरियस होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, चीज़ों को ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं और इनमें बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा होती है। दे फोकस ऑन स्टार्टिंग अ टास्क, पोस्टपोन डिसीजन एंड वांट टू फाइंड आउट ऑल अबाउट द टास्क बिफोर स्टार्टिंग इट। इनको टास्क स्टार्ट करने की बहुत जल्दी होती है, ठीक है, पोस्टपोन भी कर लेते हैं समटाइम फैसलों को, कि ये अगर जैसे मैंने कहा फ्लेक्सिबल है तो इनमें लचक भी होती है, समटाइम डिसीजन को पोस्टपोन भी कर देते हैं और ये काम स्टार्ट करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ही उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जजिंग वर्सेस परसीविंग हो गई। तो यहाँ हमारे पास बेसिकली 4 कैटेगरी थी पर्सनैलिटी की। नंबर 1 एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्जन ओपन माइंडेड, सोशल, मेल मिलाप रखने वाले, इंट्रोवर्जन क्वाइट और शाई पर्सनैलिटी के। उसके बाद सेंसिंग और इंट्यूशन। सेंसिंग प्रैक्टिकल रूटीन के काम करना पसंद करते हैं, इंट्यूशन वाले अनकॉन्शियस माइंड पे चलते हैं और ये सेम रूटीन के काम करना पसंद नहीं करते। थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। थिंकिंग वाले जो होते हैं वो रीज़न और लॉजिक ढूंढते हैं काम करने में, फीलिंग वाले अपने इमोशंस के पे ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जजिंग है, जो कि प्रेफर करते हैं उनके इर्द गिर्द जो दुनिया है वो तरतीब और स्ट्रक्चर में हो। ये लचकदार कम होते हैं और कंप्लीट टास्क करने में, जल्दी करने में यकीन रखते हैं। परसीविंग लचकदार होते हैं, रिलैक्स ओपन माइंडेड होते हैं, ये काम पोस्टपोन भी कर देते हैं, समटाइम डिसीजन को चेंज भी कर देते हैं, ये ओपन माइंडेड लोग होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास द मायर-ब्रिग्स इंडिकेटर टाइप्स जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो कंप्लीट होता है और यहीं पे एंड हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is the big 5 model of personality. बेसिकली चैप्टर नंबर 5 पर्सनैलिटी एंड वैल्यू का टॉपिक है, बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ये भी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जिससे 5 कंपोनेंट्स बनाए गए पर्सनैलिटी के, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। द 5 फैक्टर मॉडल वाज डेवलप्ड इन द 1980s एंड 90s लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकल हाइपोथेसिस। ये जो 5 फैक्टर मॉडल है ये डेवलप किया गया 1980s और 90s के अंदर, जिसकी जो बुनियाद है वो लेक्सिकल हाइपोथेसिस है। इसका मफरूज़ा जो है वो लेक्सिकल का मीनिंग होता है रिलेटेड टू वर्डिंग, वोकैबुलरी, अल्फाजों का मजमुआ या किसी की नेचर, फितरत जो होती है उसकी बुनियाद पे, उस पे मफरूज़े की बुनियाद पे ये बिग 5 मॉडल बनाया गया। स्टार्टिंग इसकी 1949 से हो गई थी, लेकिन फिर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट इस पर काम करते रह गए और मेजर काम 1980s और 1990s में हुआ और फिर ये बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो पेश किया गया। द 5 फैक्टर मॉडल्स ब्रेक पर्सनैलिटी डाउन इनटू 5 कंपोनेंट। ये जो 5 फैक्टर मॉडल है ये ब्रेक करता है इंसान की पर्सनैलिटी को, शख्सियत को 5 कंपोनेंट में, 5 पार्ट में, कि वो कहता है कि इंसान की जो शख्सियत है वो 5 तरह की हो सकती है। अब उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है, वो कौन सा पार्ट ज़्यादा है उसकी पर्सनैलिटी में, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट दैट आर बेस्ड ऑन दिस मॉडल मेजर वेयर एन इंडिविजुअल लाइज इन द रेंज ऑफ ईच ऑफ 5 ट्रेड। अब पर्सनैलिटी टेस्ट जो किया जाता है इस बुनियाद पे, इस मॉडल की बुनियाद पे, वो मैयर करता है वेयर एन इंडिविजुअल लाइज इन द रेंज ऑफ ईच ऑफ द 5 ट्रेड, क्या इंडिविजुअल जो है उसकी शख्सियत इनमें से कंपोनेंट में किसी पे उतरती है या वो नहीं उतरती। अब वो 5 ट्रेड, खसूसियात या कंपोनेंट कौन से हम वो देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास है एक्स्ट्रावर्जन। जैसे कि हमने लास्ट मॉडल में देखा था, बिल्कुल इस मॉडल में भी एक्स्ट्रावर्जन हमारे पास एक पर्सनैलिटी का पार्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो कि है पड़ा। एक्स्ट्रावर्जन डिग्री टू विच सम इज सोशलेबल, टाकेटिव, असर्टिव एंड कंफर्टेबल इन रिलेशनशिप विद अदर। किस हद तक कोई शख्स जो है वो सोशलेबल है, समाजी है, मेल जोल रखता है, टाकेटिव, बातूनी है, लोगों से गपशप करना मज़ा आता है, असर्टिव, कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, एंड कंफर्टेबल इन रिलेशनशिप विद अदर, और दूसरों के साथ ताल्लुक़ रखने में कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर किसी में ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम कहेंगे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एक्स्ट्रावर्जन है। इसका उलट हमने लास्ट एक पर्सनैलिटी में भी देखा था, पर्सनैलिटी मॉडल में भी देखा था, वो इंट्रोवर्जन था, जो शाय होते हैं, क्वाइट होते हैं, ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करते, रिलेशनशिप रहना पसंद नहीं करते, अकेला काम करना पसंद करते हैं, लेकिन इस मॉडल में उसको डिस्कस नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीएबलनेस।
रजामंदी शो कर देना, एग्री होना हर बात के ऊपर। द डिग्री टू विच समवन इज गुड नेचर्ड, कोऑपरेटिव एंड ट्रस्टिंग, किस हद तक कोई शख्स जो है वो गुड नेचर है, उसकी फितरत जो है वो बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, तावन करने वाला है, ट्रस्टिंग है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अगर किसी शख्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम कहेंगे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एग्रीएबलनेस वाली है, हर बात दूसरों के साथ तावन करने वाली, हर बात मान जाने वाली। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्शियसनेस। वर्ड बड़ा टफ है, ठीक है। कॉन्शियसनेस, ईमानदारी। द डिग्री टू विच समवन इज रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेबल, परसिस्टेंट, डिटरमिन्ड एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। इसका मतलब होता है ईमानदारी, कि किस हद तक कोई शख्स जो है रिलायबल है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी ले सकता है, डिपेंडेबल है, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, परसिस्टेंट, डिटरमिन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, अपनी बात पे कायम रहता है, एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, और कामयाबी हासिल करने के ओरिएंटेड है, उसकी नेचर जो है वो हमेशा कामयाब होने की है। अगर किसी शख्स में ये खसूसियात होंगी तो हम कहेंगे इसकी जो पर्सनैलिटी है कॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी उसकी है पड़ी, तो हम ये कह देंगे कि वो ईमानदार है और वो इस तरह की उसकी खसूसियात हैं पड़ी। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल स्टेबिलिटी, किस हद तक जज्बाती तौर पे हम स्टेबल हैं या नहीं है। द डिग्री टू विच समवन इज काम, किस हद तक कोई खुश है, ठीक है, सिक्योर, दूसरों के साथ सिक्योर रहता है पॉजिटिव सेंस में, या फिर उसके उलट है, टेंस रहता है, परेशान है, नर्वस है, घबराया हुआ है, डिप्रेस, उदास है, एंड इनसिक्योर, और दूसरों से हर वक्त इनसिक्योर रहता है, जलता रहता है, उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचता है। अब इसमें से अगर हमारे पास पहली खसूसियात है तो हम कहेंगे इमोशनल स्टेबिलिटी है, कि काम है, एंथुसियास्टिक है, पुरजोश है और सिक्योर है। अगर ये करैक्टरिस्टिक नहीं है, टेंस है, नर्वस है, तो फिर हम कहेंगे वो इमोशनल स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये अब खसूसियात हो जाएंगी तो फिर हम उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको ये वाला पार्ट हम कह देंगे कि इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नई नई चीज़ों को तजुर्बा करने के लिए हर वक्त तैयार रहना, ये वाली पर्सनैलिटी, ठीक है। द डिग्री टू विच समवन हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड इज इमेजिनेटिव, फैसिनेटेड विद नोवेलिटी, आर्टिस्टिकली सेंसिटिव एंड इंटेलेक्चुअल, किस हद तक कोई शख्स जो है उसमें वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट होता है, चीज़ों में दिलचस्पी लेने का बड़ा शौक होता है, इमेजिनेटिव होता है, चीज़ों को तसव्वुर बहुत शौक से करता है, फैसिनेटेड विद नोवेलिटी, नई चीज़ें देख के बड़ा फैसिनेट हो जाता है, जोश आ जाता है, उसको यूज़ करने का दिल करता है, आर्टिस्टिकली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, एंड इंटेलेक्चुअल, समझदार है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नई चीज़ों को तजुर्बा करने के लिए हर वक्त तैयार रहना, ठीक है, घबराना नहीं नई चीज़ों को तजुर्बा करने के लिए। जैसे कि अक्सर लोग कोई नई मशीन या कोई नया सॉफ्टवेयर या नई विंडो आ जाए उसको यूज़ करने से घबराते हैं कि नहीं हम तो पुराने के साथ कंफर्टेबल हैं, हम तो वही यूज़ करेंगे। इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग घबराते नहीं हैं, वो नई चीज़ों को इस्तेमाल करने में आगे बढ़ के सामने आते हैं। तो ये हमारे पास 5 जो बेसिकली बिग 5 मॉडल के हमारे पास कंपोनेंट थे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है हाउ डू द बिग 5 ट्रेट प्रिडिक्ट बिहेवियर एट वर्क, ठीक है। किस तरह से ये बिग 5 मॉडल जो है ये हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करेगा काम के अंदर, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये जो मॉडल है हमारे पास बिग 5 मॉडल, ये किस तरह से हमारे लिए मददगार साबित होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी वर्क इन्वायरमेंट के अंदर। अब यहाँ पे हम देखते हैं द बिग 5 मॉडल प्रोवाइड्स मोर देन जस्ट पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क। जो हमारा बिग 5 मॉडल है वो जस्ट पर्सनैलिटी का ढांचा हमें नहीं बताता, इससे ज़्यादा हमें बातें बताता है, जो कि हम देखते हैं। रिसर्चर्स हैव शोन दैट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दिस पर्सनैलिटी डायमेंशन एंड जॉब परफॉर्मेंस। रिसर्च ये बताती है कि ये हमारा ये मॉडल है, ये बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, इसका इम्पोर्टेंट ताल्लुक होता है इंसान की पर्सनैलिटी से और उसकी पर्सनैलिटी का जॉब की परफॉर्मेंस से, कि जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी होगी उसके जॉब की परफॉर्मेंस पे, कारकर्दगी पे वो असरअंदाज होगी। तो पर्सनैलिटी का जॉब परफॉर्मेंस के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। अब जितनी भी हमने ये डायमेंशन या कंपोनेंट देखे हैं, ये किसी न किसी काम के हिसाब से बहुत बेहतर होंगे या किसी काम के हिसाब से बेहतर नहीं होंगे, वो हम देख लेते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, वन स्टडी एग्जामिन 5 कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशन। मिसाल के तौर पर एक स्टडी ने एग्जामिन किया है ऑक्यूपेशन यानी कि हमारे काम के हवाले से 5 कैटेगरीज को। नंबर 1 प्रोफेशनल, पेशा वराना काम करने वाले सच एज इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट एंड अटर्नी। दूसरे पुलिस, थर्ड हमारे पास मैनेजर्स हैं, फोर्थ हमारे पास सेल्स पीपल हैं, और फाइनली हमारे पास सेमी स्किल्ड और स्किल्ड एम्प्लॉय, बहुत ज़्यादा महारत रखने वाले एम्प्लॉय या सेमी स्किल्ड जिनके पास नॉर्मल महारत है, उनके ऊपर स्टडी की गई है। द रिजल्ट शोन डैट कॉन्शियसनेस जो है वो प्रिडिक्ट करती है जॉब परफॉर्मेंस को फॉर ऑल 5 ऑक्यूपेशनल ग्रुप। अब हमारे पास ये जो कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का, ये तमाम जो हमारे पास ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं उनकी जॉब परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि ईमानदारी सबके पास होनी चाहिए, जिस पे हम रिलाई कर सकें, जिस पे हम डिपेंड कर सकें, ये कैरेक्टरिस्टिक सबके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रावर्जन प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस इन मैनेजेरियल एंड सेल्स पोजीशन। अब एक्स्ट्रावर्जन जो पर्सनैलिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिए, मैनेजेरियल और सेल्स पोजीशन के लिए। अब सेल्स के जो लोग होते हैं ये डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं, मार्केट में जाना, लोगों से बातें करना, अपने टारगेट अचीव करना। और मैनेजेरियल जो पोजीशन है ये एम्प्लॉय से काफ़ी ज़्यादा बातें करता है और उनके साथ ताल्लुक बना के रखना होता है। तो एक्स्ट्रावर्जन जो है ये प्रिडिक्ट करता है कि आपकी परफॉर्मेंस मैनेजेरियल और सेल्स पोजीशन में कैसी होगी। ऑक्यूपेशन इन विच हाई सोशल इंटरेक्शन इन नेसेसिटी, जिस तरह वो ये कह रहा है कि ये मैनेजेरियल और सेल्स पोजीशन ऐसा काम है जहाँ पे आपकी इंटरेक्शन जो है सोशली लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए आपको एक्स्ट्रावर्जन होना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाज फाउंड टू बी इंपॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी। ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी के अंदर जो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो है ये फाउंड किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी ट्रेनिंग हो रही हो या आप ट्रेनिंग करवा रहे हो तो आपको नई चीज़ों के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए। ठीक है कि आपको क्रिएटिव चीज़ें भी करवाई जा सकती हैं या आपके साथ की जा सकती हैं। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली कॉन्शियसनेस पीपल लिव लॉन्गर बिकॉज दे टेक बेटर केयर ऑफ देमसेल्फ। अब जो कॉन्शियसनेस जो पीपल हैं हमारे पास ये जो हैं ये लॉन्गर रहते हैं क्योंकि ये बेटर केयर करते हैं अपनी, दे ईट बेटर, ये ज़्यादा अच्छा खाते हैं और एक्सरसाइज मोर ज़्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं। एंड इंगेज इन फीवर रिस्की बिहेवियर लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स एंड रिस्किंग सेक्शुअल और ड्राइविंग बिहेवियर। अब इस तरह के जो लोग होते हैं ये रिलायबल होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, ये अच्छा खाना खाते हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और ज़्यादा रिस्क में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते। ये स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंकिंग नहीं करते, ड्रग्स नहीं लेते, रिस्की सेक्शुअल और ड्राइविंग बिहेवियर में भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते। दैट इज़ वाई इनकी जो ज़िंदगी है वो दूसरों से ज़्यादा लंबी होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 पर्सनैलिटी मॉडल है वो कौन कौन से कंपोनेंट को पर्सनैलिटी में डिवाइड करता है, वो 5 कंपोनेंट देख लिए और किस तरह से 5 बिग मॉडल जो है ये प्रिडिक्ट करेगा बिहेवियर एट वर्क कि कौन सा पार्ट, कौन सी पर्सनैलिटी जो है किस काम के लिए ज़्यादा बेहतर है, वो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चल जाता है। यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is other personality traits relevant to organizational behavior OB। हम दूसरी पर्सनैलिटी की खसूसियात देखेंगे जो इनका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से है। पहले हमने डिफरेंट मॉडल्स देखे, ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ देखेंगे किस किस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रावर्जन था, ठीक है, इंट्रोवर्जन था, डिफरेंट पर्सनैलिटी की ट्रेट्स देखी। अब हम उनके अलावा जो 2 मॉडल हमने लास्ट टाइम देखे हैं उनके अलावा जो पर्सनैलिटी की ट्रेट्स हैं जो रेलिवेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, उनके बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 5 है, पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज़। हमारा टॉपिक है अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स रेलिवेंट टू ओबी। हमारे पास पहले है कोर सेल्फ एवेल्युएटिंग, उर्दू में कहते हैं बुनियादी खुद तशखीस, अपने आप का खुद अंदाज़ा करना या जायज़ा करना, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोर सेल्फ एवेल्युएटिंग। Core self-evaluation, short form CSE, represent a stable personality trait which encompasses an individual's subconscious fundamental evaluation about themselves, their own ability and their own control. Core self-evaluation जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक स्टेबल पर्सनैलिटी की ट्रेट, शख्सियत की खसूसियात जो स्टेबल होती है, विच इनकम्पसिस, जिसमें हम कह सकते हैं कि शामिल होते हैं इंडिविजुअल का सबकॉन्शियस, उसका लाशऊर, जो उसके माइंड में चीज़ें चल रही होती है जो उसके शऊर में नहीं होती वो चीज़ें। फंडामेंटल एवेल्यूएशन अबाउट देमसेल्फ, बुनियादी अंदाज़ा या जायज़ा करना अपने आप का, देयर ओन एबिलिटीज़, अपनी काबिलियत का, एंड देयर ओन कंट्रोल, और अपने कंट्रोल का। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आप कह सकते हैं कि मुश्तमिल होती हैं या इसके अंदर मौजूद होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, इनकम्पसिस होता है इन तमाम चीज़ों का। पीपल हु हैव हाई कोर सेल्फ एवेल्यूएशन विल थिंक पॉजिटिवली ऑफ देमसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंस इन देयर ओन एबिलिटी। वो लोग जो कि जिनमें कोर सेल्फ एवेल्यूएशन काफ़ी हाई है, जो अपने आप को बार बार जायज़ा करते हैं, ये अपने बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। विल थिंक पॉजिटिवली ऑफ देमसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंस इन देयर ओन एबिलिटी, और अपनी काबिलियत पर इनको बहुत ज़्यादा यकीन होता है।
मिसाल के तौर पे कि जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे एक शख्स आता है कि मैं जाता हूँ पहले खेलने के, देखना कि मैं कितने सिक्सेस लगाऊंगा, कि उसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा यकीन होता है और अपनी काबिलियत पे बहुत ज़्यादा यकीन होता है। वो अलग बात है कि वो कामयाब होता है कि नहीं, लेकिन इस तरह के जो शख्सियत के लोग होते हैं इनको अपने आप पे बहुत ज़्यादा यकीन होता है और अपनी काबिलियत पे भी बहुत ज़्यादा यकीन होता है। ये हमारे पास हो जाते हैं कोर सेल्फ इवेल्युएटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ मॉनिटरिंग, उर्दू में कहेंगे खुद की निगरानी करने वाले, अपने खुद की हरकतों को कंट्रोल करने वाले। द एबिलिटी टू एडजस्ट बिहेवियर टू मीट एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर, ये काबिलियत होना कि जो हमारे कि हम अपने बिहेवियर को बैरूनी जो के इशू सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं बाहर के फैक्टर की वजह से, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, क्लाइमेटिकल हो, जो भी है, हम अपने बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं। ये काबिलियत होना ये सेल्फ मॉनिटरिंग कहलाता है। हाई मॉनिटर्स कन्फर्म मोर एंड मोर लाइकली टू बिकम लीडर, जो हाई मॉनिटर टाइप के लोग होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लीडर बनने के काबिल होते हैं, क्योंकि इनको अपनी इर्द गिर्द के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना आता है। जैसे कि हमारे यहाँ लोग गर्मियों में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, गर्मी अच्छी नहीं लगती जी, गर्मियों में काम करने का दिल नहीं करता, एक्सेट्रा बहाने होते हैं। सर्दियों में भी यही लोग बहाने ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो सेल्फ मॉनिटरिंग करने वाले लोग होते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, यही वो लोग हैं जो आगे जाके लीडर बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये वर्ड बड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, मैकियावेलियनिज्म, ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन हर जगह इसकी शॉर्ट फॉर्म मैक होती है, मैकियावेलियनिज्म, ठीक है, इसको इंग्लिश में कनिंग भी कहते हैं, उर्दू में इसका मतलब होता है चालाक, शॉर्ट फॉर्म इसको मैक कहते हैं। द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकियावेलियनिज्म ऑफन एब्रीविएटेड मैक इज नेम्ड आफ्टर निकोलो मैकियावेली who wrote in the 60th century on how to gain and use power। ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक जो है मैकियावेलियनिज्म ऑफन एब्रीविएटेड मैक, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैक कहा जाता है। ये नेम्ड किया गया था एक इटालियन डिप्लोमेट था निकोलो मैकियावेली, उसके नाम पे किया गया था, जिसने एक किताब लिखी थी 60th सेंचुरी में कि किस तरह से पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो उसने ये किताब लिखी थी, यानी कि चालाक की किस तरह से हम पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, मीन्स कि किस तरह से हम चालाक बन सकते हैं। तो ये पर्सनैलिटी उस तरह की है। इंडिविजुअल हाई इन मैक इज़ प्रैग्मेटिक, जो इंडिविजुअल इस पर्सनैलिटी में हाई होता है, उसमें ये ट्रेट हाई होती है, यानी कि कनिंग होता है, चालाक होता है, वो प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। वो इमोशनल बंदा नहीं होता, जज्बात में आके फैसले नहीं करता, वो प्रैक्टिकल होता है। मेंटेन्स इमोशनल डिस्टेंस, जज्बाती जो एहसासात है उनसे दूर रहता है, ठीक है। एंड बिलीव एंड्स कैन जस्टिफाई मीन, और वो ये बात सोच के चलता है कि अगर नतीजा अच्छा आ गया तो जो गलत रास्ता भी हमने इख्तियार किया होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। इसका मानना ये होता है कि अगर एंड अच्छा है तो चाहे रास्ता जो भी हो बस ठीक है, एंड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सर्च हैज़ फाउंड हाई मैक्स मैनिपुलेट मोर, विन मोर, आर परसुएटेड लेक्स एंड परसुएट अदर मोर देन डू लो मैक्स। अब एक रिसर्च की गई है अच्छी खासी अमाउंट की, जिसमें ये पता चलता है कि जो हाई मैक्स के जो पर्सनैलिटी के लोग हैं ये दूसरों को आराम से मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपनी बातों में उलझा देते हैं, जीतते ज़्यादा हैं, दूसरे इनको कायल नहीं कर पाते। आर परसुएटेड लेक्स, दूसरे लोग इनको कन्विंस नहीं कर पाते, ये दूसरों को ज़्यादा परसुएट कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। जिनके पास मैक की आप कह सकते हैं कि खसूसियात कम होगी जिनकी पर्सनैलिटी के अंदर, वो दूसरों को कायल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जिनमें ये खसूसियात ज़्यादा होगी मैक की, वो दूसरों को कन्विंस भी कर लेंगे और अपनी बातों में उलझा भी लेंगे। अगर ये पर्सनैलिटी आपके पास, अगर मिसाल कर लें कि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं और आपके पास ये कह सकते हैं कि एबिलिटी है या ये ट्रेट है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, तो आप अपने टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि ये इंश्योरेंस लाजमी ख़रीदें। अगर आपके अंदर ये पर्सनैलिटी नहीं है तो आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास एक और जो मैकियावेलियनिज्म हमारे पास पर्सनैलिटी ट्रेट है, ये भी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म बेसिकली कहते हैं कि अपने आप को दूसरों से बदतर समझना, सेल्फ एडमायरेशन, अपनी तारीफ़ करना, खुद से बेहतर समझना। इन साइकोलॉजी narcissism describe a person who has grandiose, high, bold sense of self-importance, require excessive admiration, has a sense of entitlement and is arrogant। साइकोलॉजी के अंदर जो हमारी जो स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ माइंड कह दें हमारी, ठीक है, नफ्सियात की जो स्टडी है, उसका वो नार्सिसिज्म को डिस्क्राइब करता है कि ऐसा पर्सन जो कि बहुत बोल्ड हो, ठीक है, सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने आप को बहुत ज़्यादा अहम समझता हो,
ठीक है, रिक्वायर एक्सेसिव एडमायरेशन, बहुत ज़्यादा तारीफ सुनने का उसको शौक हो, हैज़ अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, और हर काम करने का अपना हक समझता हो कि ये मेरा राइट है, ठीक है, कि ये मैं करूँगा, एंड इज़ एरोगेंट, और बहुत ज़्यादा गरूर है, मगरूर है। ये तमाम की तमाम जो है हमारे पास खसूसियात होंगी इस पर्सनैलिटी के अंदर। नार्सिसिज्म बेसिकली जर्मन्स को भी कहा जाता था, जो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, लाइक हिटलर, जो कि पूरी दुनिया फतह करने चला था कि हम दूसरों से बेहतर हैं, इसलिए हमें सब पे रूल करना चाहिए। तो ये यही पर्सनैलिटी उसके अंदर थी। एविडेंस सजेस्ट दैट नार्सिसिस्ट्स आर मोर क्रिस्मेटिक, चार्मिंग एंड थस मोर लाइकली टू इमर्ज एज लीडर। एविडेंस ये कहती है, सबूत ये हमें तजवीज़ करते सजेस्ट करते हैं कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये बड़े चार्मिंग होते हैं, फैसिनेटेड होते हैं, ठीक है, एंड इज मोर लाइकली टू इमर्ज एज अ लीडर, और ज़्यादातर लीडर बनने के काबिल भी होते हैं। हिटलर ने भी इससे काफ़ी दुनिया जीत भी ली थी और काफ़ी जूश को मारा भी था, क्योंकि उसमें ये खसूसियात थी तो वो आगे बढ़ा था, लेकिन एंड में नतीजा हमेशा बुरा ही होता है इन लोगों का। एंड दे में इवन डिस्प्ले बेटर साइकोलॉजिकल हेल्थ एटलीस्ट एट दिस सेल्फ रिपोर्ट, और ये डिस्प्ले कर सकते हैं बेहतर साइकोलॉजिकल हेल्थ, नफ्सियाती जो सेहत इनकी बहुत बेहतर होती है जब तक ये खुद अपने आप को रिपोर्ट कर रहे हैं। डिस्पाइट हैविंग सम एडवांटेजेस, इसके कुछ फ़ायदे होने के बावजूद, मोस्ट एविडेंस सजेस्ट दैट नार्सिसिज्म इज़ अनडिज़ायरेबल। ये नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी है जो अनडिज़ायरेबल है, लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। अ स्टडी फाउंड दैट वाई नार्सिसिस्ट थॉट दे वर बेटर लीडर देन देयर कोलीग, देयर सुपरवाइजर एक्चुअली रेटेड देम एज वर्स। एक स्टडी ने ये फाउंड किया था कि नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये समझते हैं कि हम अपने कोलीग से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर लीडर हैं, लेकिन जबकि उनके सुपरवाइज़र जो उनसे भी ऊंची सीट में होते हैं वो उनको वर्स करार देते हैं कि आप बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस पर्सनैलिटी के, लेकिन दूसरे लोग इसको बिल्कुल अनडिज़ायर करते, पसंद नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क टेकिंग, खतरा लेने वाले, चांस लेने वाले, ठीक है। पीपल डिफर इन देयर विलिंगनेस टू टेक चांसेस, लोगों में चांस लेने की जो विलिंगनेस होती है, ख्वाहिश होती है, वो मुख्तलिफ होती है। अ क्वालिटी डेट अफेक्ट्स हाउ मच टाइम एंड इन्फॉर्मेशन दे नीड टू मेक डिसीजन। अब रिस्क टेकिंग बेसिकली एक क्वालिटी है, एक आपके अंदर कह सकते हैं कि मेयार है जो अफेक्ट करता है कि कितना टाइम चाहिए आपको, कितनी इन्फॉर्मेशन मालूमात चाहिए कोई भी फैसला करने के लिए। जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, फिर फैसला लेते हैं, वो रिस्क टेकिंग नहीं होते। जो कम टाइम लेते हैं और कम इन्फॉर्मेशन में ही फैसला कर देते हैं, वो रिस्क टेकिंग होते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि 79 मैनेजर्स वर्क ऑन सिमुलेटेड एक्सरसाइज दैट रिक्वायर्ड देम टू मेक हायरिंग डिसीजन। 79 मैनेजर्स को एक जैसा काम दिया गया, ठीक है, ये एक्सरसाइज थी उनके लिए कि उन्होंने हायरिंग डिसीजन करनी है, लोगों को भर्ती करने के फैसले करने हैं। हाई रिस्क टेकिंग मैनेजर्स मेड मोर रैपिड डिसीजन एंड यूज लेस इंफॉर्मेशन देन डिड द लो रिस्क टेकर। जो हाई रिस्क टेकर मैनेजर्स थे जो कि फैसला बहुत जल्दी कर देते थे, उन्होंने रैपिड डिसीजन किए, जल्दी से फैसला किया, कम इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की एज़ कम्पेयर टू उनके जो रोल रिस्क टेकर थे। उन्होंने टाइम भी ज़्यादा लगाया फैसला करते वक्त और इन्फॉर्मेशन को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इंटरेस्टिंगली आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंगली बहुत ही ख़ास तौर पर रिजल्ट क्या आया, ठीक है। यहाँ पे अब रिजल्ट जो डिसीजन एक्यूरेसी वाज द सेम फॉर बोथ ग्रुप। अब जो डिसीजन की एक्यूरेसी थी दोनों ग्रुप के लिए सेम थी, ठीक है। अब हैरत अंगेज़ बात यही आ गई कि वो यही बात कहता है कि डिसीजन की एक्यूरेसी जो थी वो दोनों के लिए सेम थी, जो रिस्क टेकर भी थे और रिस्क टेकर नहीं भी थे, दोनों के लिए सेम इन्फॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ पे मिसाल दी गई है डोनाल्ड ट्रम्प की। डोनाल्ड ट्रम्प स्टैंड्स आउट फॉर इन विलिंगनेस टू टेक रिस्क। डोनाल्ड ट्रम्प को इसलिए मशहूर है कि ये रिस्क लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ही स्टार्टेड विद आलमोस्ट नथिंग इन द 1960। 1960 के दौर के अंदर इसने कुछ भी नहीं था इसने जब स्टार्ट किया था, बाय द मिड 1980, लेकिन मिड 1980s के करीब आके ही मेड अ फॉर्चून बाय बैटिंग ऑन अ रिसर्जेंट रिवाइविंग न्यूयॉर्क रियल एस्टेट मार्केट। न्यूयॉर्क की जब मार्केट रिवाइव हो रही थी, दोबारा से बन रही थी, तो इसने उस पर रिस्क लिया, बैटिंग की, ठीक है, शर्त, या आप कह सकते हैं कि उसने शर्त लगाई, उस पर पैसा लगाया और उसने फॉर्चून कमाया, अरबों रुपए कमाए। फिर एक वक्त आया कि उसका सब कुछ डूब गया, लेकिन उसने फिर भी पैसा इन्वेस्ट किया और फिर आज देखिए वो बिलियनियर बना हुआ है और वो अमेरिका का सदर भी रह चुका है। तो रिस्क टेकिंग लोग ऐसे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। आई थिंक ये लास्ट है हमारे पास, बिल्कुल लास्ट पर्सनैलिटी है प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। ऐसे लोग जो इनिशिएटिव लेने के लिए, पहल करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं और वर्स्ट सिचुएशन के लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। एक होते हैं रिएक्टिव, जो कि फैसला करने के जो आप कह सकते हैं कि सिचुएशन अक्कर हो जाए फिर डिसीजन लेते हैं। प्रोएक्टिव सिचुएशन होने से पहले के लिए तैयार रहते हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट सम पीपल एक्टिवली टेक इनिशिएटिव टू इम्प्रूव देयर करंट सर्कमस्टांसेस
दीज आर प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। क्या आपने कभी नोटिस किया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इर्द गिर्द के माहौल को हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, करंट सर्कमस्टांसिस को, जो इर्द गिर्द का उनके आप कह सकते हैं कि जो सिचुएशन चल रही है, माहौल चल रहे हैं, उनको बेहतर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं इनको कहते हैं प्रोएक्टिव पर्सनैलिटीज। Those with a proactive personality identify opportunities, show initiative, take action, compared to other with passively react to situation। जो लोग प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी के होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी, वो मौके ढूंढते हैं। शो इनिशिएटिव, पहले शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। टेक एक्शन, जल्दी से एक्शन ले लेते हैं। एज कम्पेयर टू वो जो पैसिवली रिएक्ट करते हैं सिचुएशन को, यानी कि सिचुएशन आकर के बाद रिएक्ट कर रहे होते हैं कि मसला आ गया, अब क्या करना चाहिए। Proactive create positive change in their environment, regardless of or even in spite of constraint or obstacle। जो प्रोएक्टिव जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये क्रिएट करते हैं पॉजिटिव चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, अपने माहौल के अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, हत्ता कि उनको मुश्किलात का, ऑब्स्टिकल और कॉन्स्टेंट रुकावटों का भी सामना करना पड़े। प्रोएक्टिव इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड विद वर्क एंड हेल्प अदर्स मोर विद देयर टास्क। प्रोएक्टिव जो इंडिविजुअल होते हैं मोर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड विद वर्क, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, इत्मीनान होते हैं। एंड हेल्प अदर मोर विद देयर टास्क, और दूसरों की भी मदद करने की कोशिश करते हैं। लार्जली बिकॉज दे बिल्ड मोर रिलेशनशिप विद अदर, इसलिए इनके दूसरों के साथ ताल्लुकात जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे पास प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी आ जाती है। तो यहाँ हमारे पास अदर पर्सनैलिटी ट्रेट रेलिवेंट टू ओबी का जो टॉपिक है वो इख्तिताम पे पहुँचता है, एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई प्रोनाउंसिएशन की गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि सम टाइम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आ रहे होते, और गूगल पे भी मैं सर्च करता हूँ तो 2-3 लोगों ने अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन उसकी दी हुई होती है, तो उसके लिए माजरत। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is what are values, terminal values and instrumental value। हम देखेंगे कि values क्या होती हैं और फिर इसकी types भी देखेंगे, terminal values और instrumental values। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 5 है, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, और हम देखते हैं व्हाट आर वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर कन्विक्शंस और इवैल्यूएटिव स्टैंडर्ड्स दैट हेल्प अस डिफाइन व्हाट इज़ राइट, रॉन्ग, गुड और बैड। वैल्यूज़ बेसिकली यकीन को कहते हैं, कन्विक्शन यकीन, और एवेल्यूएटिव स्टैंडर्ड और ऐसे मेयार जिनका हम जायज़ा या तज्ज़िया कर चुके हैं, डेट हेल्प अस डिफाइन, जो हमें मददगार साबित होते हैं ये बताने के लिए व्हाट इज़ राइट, रॉन्ग, गुड और बैड, क्या सही गलत है, क्या अच्छा बुरा है। यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ वैल्यूज़ आर कन्विक्शन, ये हमारा यकीन है। कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा इवेंट जिसको हम बहुत ज़्यादा तरजीह दें, इम्पोर्टेंस दें, बेसिकली वो हमारी वैल्यूज़ बन जाती हैं। ठीक है, सच एज सब पीपल वैल्यू मनी, जैसे कि कुछ लोग हैं वो पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो उनके लिए पैसा जो है वो वैल्यू है, कन्विक्शन है, स्टैंडर्ड है ज़िंदगी का। सम पीपल से मॉरल्स आर इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों का कहना है कि जो मॉरल्स होते हैं, इखलाक होते हैं, हमारे एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए वो वैल्यूज़ रखते हैं। तो हर किसी के लिए वैल्यूज़ जो होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है। वैल्यू कैन आल्सो बी डिफाइंड एज जनरल बिलीफ रिलेट विद मॉरल फ्लेवर कंटेनिंग इंडिविजुअल आइडिया व्हाट इज़ गुड और बैड। वैल्यूज़ को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जनरल बिलीव हैं, अमूमी हमारे यकीन हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है मॉरल फ्लेवर से है, इखलाकी जो टेस्ट है उससे ताल्लुक़ रखता है। ये कंटेनिंग इंडिविजुअल्स आइडिया व्हाट इज़ गुड और बैड, किसी फ़र्द का जो आइडिया है, जो उसकी सोच है, कॉन्सेप्ट है, क्या ठीक है क्या गलत है, उसी को हम कह देते हैं कि ये उसके लिए वैल्यू कहलाती है। वैल्यूज़ कम फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड एंड सोसाइटी इन विच वी लिव। हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, कन्विक्शन होती है कि क्या ठीक है, क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये हमारे पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स और माशरा यानी कि सोसाइटी जिसके अंदर हम रहते हैं, वहाँ से हमारे अंदर ये वैल्यूज़ पैदा होती हैं। इसलिए आप देखेंगे हर शख्स की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देता होता है। किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और अगले दूसरे शख्स के लिए वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू सिस्टम, अ हायरार्की बेस्ड ऑन अ रैंकिंग ऑफ अ इंडिविजुअल्स वैल्यू इन द टर्म ऑफ देयर इंटेंसिटी। अब वैल्यू सिस्टम क्या है, ये बेसिकली एक हायरार्की है, दर्जा बंदी है, जो बेस करती है, बुनियाद करती है ऑन रैंकिंग ऑफ अ इंडिविजुअल वैल्यूज़ इन द टर्म ऑफ द इंटेंसिटी।
जो कि एक रैंकिंग सिस्टम है किसी भी इंडिविजुअल्स की वैल्यू का, कि वो किसको ज़्यादा शिद्दत से पसंद करता है या किसकी वैल्यू को ज़्यादा शिद्दत देता है, मीन्स कि उसकी किस वैल्यू की इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो उस तरह से वो दर्जा बंदी करेगा कि ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, ये थोड़ी कम, ये थोड़ी कम। तो जो उसकी दर्जा बंदी होगी उसको हम कह देंगे वैल्यू सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट आर टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल्स को कहते हैं हम फाइनल क्लोजिंग इख्तिताम को। तो हमारी आखिरी वैल्यूज़ जो होंगी, जो हम एंड में चाहते हैं हासिल करना, वो हमारी टर्मिनल वैल्यूज़ कहलाएंगी। वो हम देखते हैं कि क्या होता है। टर्मिनल फाइनल क्लोजिंग वैल्यूज़ आर द गोल्स दैट अ पर्सन वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। टर्मिनल वैल्यू जो है ये फाइनल या क्लोजिंग, इसका मीनिंग होता है ये वो गोल्स होते हैं जो शख्स चाहता है अपनी ज़िंदगी में हासिल करना, कि मैंने ये हासिल करना ही करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो एंड में हो चाहे जिस जगह पे भी हो रहा हो। दिस सिग्निफाई द फाइनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ये टर्मिनल गोल्स होते हैं, इनको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, सिग्निफाई किया जाता है कि ये फाइनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, मकासद होते हैं या एम होते हैं किसी भी शख्स की ज़िंदगी का। एंड दे आर हिज और हर डेस्टिनेशन। और ये जो टर्मिनल वैल्यूज़ होते हैं उसकी डेस्टिनेशन होते हैं कि उसे इस मकाम तक पहुंचना है, आखिरी डेस्टिनेशन। देयरफॉर दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज द एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। इसीलिए इसको एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है कि हमारी एग्जिस्टेंस का जो आखिरी जो स्टेट है, ये उसको भी हम कहते हैं कि ये टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं। टर्मिनल वैल्यूज़ आर द हाईएस्ट वैल्यू इन अ पर्सन वैल्यू सिस्टम। टर्मिनल वैल्यूज़ जो होते हैं ये हाईएस्ट वैल्यूज़ होती हैं हमारी किसी भी वैल्यू सिस्टम के अंदर। जो हमने कहा कि हिरार्की करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है, तो जो टर्मिनल वैल्यूज़ होते हैं जो हमने एंड में जाके हासिल करनी होती हैं, जिसके लिए हम सारी मेहनतें कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारी वैल्यू सिस्टम के अंदर। हम सब यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ आखिरी गोल हासिल करने के लिए। वो जो आखिरी मकसद अभी फ़िलहाल हम हासिल करना चाहते हैं वो हमारी टर्मिनल वैल्यूज़ है। वो अलग बात है कि जब हम अपना आखिरी मकसद हासिल कर लेते हैं फिर नए मकसद पैदा हो जाते हैं, लेकिन टर्मिनल वैल्यू फ़िलहाल जो हमारा आखिरी मकसद जो हमने हासिल करना है वही होगा। देयरफॉर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दीज वैल्यू आर शेयर्ड बाय अ ग्रुप एज अ होल। मोस्टली जो टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं ये शेयर किए जाते हैं विद ग्रुप, बाय द ग्रुप के ज़रिए एज अ होल, मुकम्मल तौर पे। मिसाल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल वैल्यू, अ वर्ल्ड एट पीस फ्री ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। कि हमें एक दुनिया चाहिए जिसमें अमन हो, जिसमें कोई जंग ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है, हमें इस तरह की दुनिया चाहिए। फैमिली सिक्योरिटी, टेकिंग केयर ऑफ लव वन, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी करना, ठीक है, कि मेरी फैमिली सिक्योर हो, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, ये भी किसी की वैल्यू हो सकती है टर्मिनल। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फ्री चॉइस, मुझे आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्री चॉइसेस, मेरी मर्ज़ी में जो कुछ करूँ, ये भी टर्मिनल वैल्यू किसी की हो सकती है। इक्वलिटी, ब्रदरहुड, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल, भाईचारा होना चाहिए, सबके लिए मुकम्मल इक्वल मौके होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये भी किसी के लिए टर्मिनल वैल्यू हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है व्हाट आर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यूज़ को हासिल करने के लिए जो तरीक़ेकार या छोटे छोटे एम हम हासिल करते हैं, जो ज़रिए अपनाते हैं, बेसिकली वही हमारे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ कहलाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल का मीनिंग होता है मीन्स ऑफ परसुइंग एन एम, तरीक़ेकार अपने एम को हासिल करने का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ आर मोड्स, वेज ऑफ बिहेवियर इन अचीविंग द टर्मिनल वैल्यूज़। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ बेसिकली तरीक़ेकार हैं, मोड्स हैं, वेज हैं हमारे बिहेवियर के, हमारे रवैये के, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इन अचीविंग टर्मिनल वैल्यू के। हमारे जो टर्मिनल वैल्यूज़ हैं, चाहे वो वर्ल्ड पीस हो चाहे कुछ भी, उसको हासिल करने के लिए जो तरीक़ेकार होंगे वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ कहलाएंगे। दीज वैल्यूज़ आर यूज्ड ऑफन इन द डे टू डे लाइफ। हमारी दिन भर की जो ज़िंदगी है उसमें ये जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती हैं वो डेली बेसिस पे यूज़ हो रही होती हैं। दीज वैल्यू लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स सिंस दे डिफर विद इन अ ग्रुप। ये जो वैल्यूज़ होती है हमारी डे बाय डे जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट करती हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर, लोगों के अंदर हर किसी की अपनी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। मे भी हम सब चाहते हैं कि दुनिया में पीस होना चाहिए, लेकिन हर किसी का तरीका डिफरेंट हो सकता है। मे भी आप लोगों ने एवेंजर मूवी देखी होगी जिसमें थैनस दुनिया में अमन ले आना चाहता होता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है, ठीक है। इसी तरह दूसरे जो एक्टर्स होते हैं, जो हीरो होते हैं, उनका तरीक़ेकार अलग होता है। तो हर कोई अपने तरीक़ेकार से
अपना टर्मिनल वैल्यूज़ हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज़ की वजह से हो रहे होते हैं। जनरली अमूमी तौर पे दीज वैल्यू शोज वेज एन इंडिविजुअल वुड फॉलो टू अचीव द एम इन हिज लाइफ। ये जो वैल्यूज़ हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, कन्विक्शन है, हमारे स्टैंडर्ड हैं, ये बेसिकली शो करते हैं इंडिविजुअल को वुड फॉलो टू कि किस तरह से उसने फॉलो करना है टू अचीव द एम इन हिज लाइफ, अपने एम को हासिल करने के लिए फॉलो करना है उन वैल्यूज़ को। इन वैल्यूज़ को जो है हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, कि किस तरह से वो एम इन लाइफ जो उसका ज़िंदगी का मकसद है वो हासिल करेगा, वही बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होंगे। एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, हमारे पास कौन कौन सी मिसालें हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की, वो देख लेते हैं। चेयरफुल, लाइट हार्टेड, जॉयफुल, हमेशा खुश रहने वाला, दूसरों को खुश करने वाला, हंसी मजाक करके ज़िंदगी गुजारने वाला, एक ये भी हमारे पास तरीक़ाकार हो सकता है। लव, अफेक्शनेट, टेंडर, मोहब्बत करने वाला, ठीक है, मोहब्बत फैलाने वाला, इस तरह का शख्स भी हो सकता है। ऑनेस्ट, सिंसियर एंड ट्रूथफुल, ईमानदार, दूसरों के साथ इंसाफ करने वाला, सच्चाई वाला, ये भी किसी के अंदर वैल्यूज़ होती हैं कि यही हर चीज़ जो मुझे हासिल करनी है वो सच्चाई के बलबूते पे करनी है, झूठ बोल के मुझे कामयाब नहीं होना। सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेन, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना, कानून के मुताबिक चलना, एक तरीक़ेकार अपना लेना, ये भी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ है। कैपेबल, कॉम्पिटेंट और इफेक्टिव, हुनरमंद होना, काबिल होना और मौसर होना, ये भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ के अंदर एग्जाम्पल आ जाती हैं। तो ये तरीक़ेकार हम अपना सकते हैं अपना टर्मिनल वैल्यू हासिल करने का। हाँ, कुछ नेगेटिव वे भी हो सकते हैं, जैसे कि हेटेड, ठीक है, एंग्री, ये गुस्सा में हर वक्त रहना, नफरत करना दूसरों से, या कोई भी तरीक़ेकार हो सकता है, तो वो भी हमारे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ के अंदर आ जाते हैं। पैसे का इस्तेमाल करना, सच्चाई की जगह हर जगह पैसे का इस्तेमाल करना, ये भी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू के अंदर आ जाएगा, जो कि वो अपना टर्मिनल वैल्यू हासिल करने की कोशिश कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वैल्यू और उसकी दोनों टाइप, टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में मुझसे टॉपिक के हवाले से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।